नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम बच गया बिगुल में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का शनिवार को ऐलान हो गया। इसके साथ आचार संहिता भी लागू हो गई। 543 सीटों के लिए चुनाव 7 फेज में होगा। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। 4 जून को नतीजे आएंगे। वोटिंग से लेकर नतीजे तक इसमें 46 दिन लगेंगे। तो पहला चरण का जो चुनाव होगा वो 19 अप्रैल को होगा। दूसरा चरण 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा। तीसरा चरण 7 मई और चौथा चरण 13 मई। ये लोकसभा चुनाव का पांचवां चरण 20 मई को पांचवें चरण की वोटिंग होगी। छठा चरण 25 मई को होगा और सातवां चरण 1 जून को। तो ये सातों चरण हैं जो आज इलेक्शन कमीशन ने schedule of the Lok Sabha poll, phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. So phase 1, this will look like this. ये मैप भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा। तो इसमें जो फेज 1 का जो मैप है, नॉर्थ ईस्ट नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये येलो फर्स्ट फेज का आपके सामने में मैप है। सेकेंड फेज notification will start on 28th of March and date of poll will be 26th of April. सेकेंड फेज में राजस्थान को भी कंप्लीट करेंगे। फेज 3 would be from 12th of April and date of poll will be 7th of May. इसमें भी टोटल 12 स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी और इस फेज में 3 नए राज्य में चुनाव शुरू होगा। इसका मैप कुछ इस तरह से दिखाई देगा। राजस्थान हम कवर कर चुके होंगे, तमिलनाडु कवर कर चुके होंगे, केरला कवर कर चुके होंगे, गुजरात इसमें कवर कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर चुके होंगे और हम नए राज्यों को मिला के 3 इसमें नए राज्य भी जुड़ेंगे। फोर्थ फेज में 18 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th of May. Date of counting in the entire country would be 4th of June for all by-elections, for the assembly elections, for the parliamentary elections. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इस समय तक हम इसमें तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा would start and by that time, other than that, entire South India would be complete, entire Western India would be complete, Northeast would be complete. Fifth phase 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी। 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी। बीच में नॉमिनेशन, स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी। काउंटिंग ऑफ कोर्स इज 4th of June. It will look like this, which is in front of you. And phase 5 में 49 constituencies will be going to the poll. Phase 6 में 57 constituencies will go to the poll, starting from the gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May 2024. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि मोस्टली यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और साथ में कुछ नॉर्थ का पोर्शन चालू रहेगा। 7th phase notification will be on 7th of May and polling on 1st of June. So last polling would be on 1st of June and counting on 4th. And इस फेज में पूरा पंजाब, हरियाणा भी शामिल रहेगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा।
तो वहीं इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का शायराना अंदाज भी देखने को मिला। मुख्य चुनाव आयुक्त ने शायराना अंदाज में पार्टियों को चेतावनी दी और साथ ही कई सारी नसीहतें भी दी। झूठ के बाजार में रौनक तो बहुत है, गोया बुलबुले जैसी तुरंत ही फट जाती है। पकड़ भी लोगे तो क्या हासिल होगा सिवाय धोखे के। और एक बार जब लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो प्रेम का धागा टूट जाता है, और जब प्रेम का धागा टूट गया तो बड़ी मुश्किल होती है। रहीम ने कहा था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। तो क्यों ऐसी गांठ बांधनी है? थोड़ा प्यार मोहब्बत से कैंपेनिंग करें, शोर शराबा कम हो। राजनीतिक दलों को बहुत पर्सनल अटैक से बचना चाहिए। फिर मुझे बदर साहब का एक शेर याद आता है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। और वैसे भी आजकल जल्दी जल्दी दोस्त बनना और जल्दी जल्दी दुश्मन बनने की प्रक्रिया थोड़ी ज्यादा चल रही है। तो पार्टीज कम से कम ऐसा ना गंदा बोलें कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं और फिर कुछ ना हो सके। राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी ने कहा था, मैं हिंसा का विरोध करता हूं क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त के लिए होता है और उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए। लोकसभा के महारण का ऐलान हो गया है। इसको लेकर दिग्गजों का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनवाते हैं। तौर पर ये लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का हम स्वागत भी करते हैं और पूरी तरह से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी को संयम के साथ निर्देश का पालन करना, और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा संवैधानिक संस्था का सम्मान करती है और उसके दिशा निर्देश को पालन करते हुए लोकतंत्र के महापर्व में पूरी तरह से सकारात्मक भाव से भागीदारी करती है और सबको इसका सम्मान करना चाहिए। सामाजिक सद्भाव के साथ जनता के विश्वास को जीतने का प्रयास करना चाहिए। कि ये सब जो बातें आ रही हैं, इस पे जरूर चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए कि ये अपनी केवल कैलकुलेशन बता रहे हैं या इन्होंने कोई सेटिंग बैठा रखी है या कुछ ऐसा काम कर रखा जिससे 80 में 80 कर रहे हैं। 400 सीट तो लड़ी नहीं रही है भारतीय जनता पार्टी, 400 लड़ी नहीं रही है, 400 की बात करते हैं। ये झूठी बात करते हैं। 80 में 80 की बात करते हो, कहां पे कहीं दम है? आप देखिए सब लोग किस तरीके से, हम जनता परेशान है बेरोजगारी से, महंगाई से, भ्रष्टाचार से। अभी आपने सिपाहियों की भर्ती निकाली थी, 50,000 सिपाहियों की भर्ती लिखा 60,000, अब प्रदेश ने उसका जारी किया और भर्ती के लिए प्रक्रिया स्टार्ट की, पेपर लीक हो गया। 50 लाख नौजवानों ने उसमें दिया था एग्जाम, अब सबका भविष्य खराब कर दिया इन्होंने। भाई हम लोग तो शुरू से तैयार है और हर महीने चुनाव की तैयारी करते रहते हैं। एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। हमारी पार्टी जो है बराबर सक्रिय रूप से हमारी हर प्रकार की चीजों को देखकर, संगठन के सभी स्थिति को जानते हुए हम लोग बराबर चुनाव के मूड में रहते हैं। इसलिए कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। वो लोग समझें जो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, झूठों का बाजार गर्म कर रहे हैं, झूठ का बाजार गर्म करने में जिनको माहिर है जो लोग, वो लोग समझें, उनके लिए चुनाव धड़कन होगा। हमारे लिए चुनाव तो एक चुनौती है, निश्चित रूप से हम मिलकर के चुनाव लड़ने वाले हैं और एनडीए गठबंधन पूरी तरह से, अब तो 400 से भी ज्यादा पार की स्थिति हमें परिलक्षित हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। 400 से भी ज्यादा स्थिति हमारी रहेगी। मैंने बताया कि चुनाव आयोग बहुत निष्पक्षता के साथ सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए चुनाव करवाता आया है और इस बार भी ऐसा ही है। लगभग 2 करोड़ के करीब नया वोटर भी है और 85 ईयर्स से ऊपर के वोटर को घर से वोट देने की सहूलियत भी दी गई है। उसका अपना एक प्रोसीजर होगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। हमने कई बार जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनको मैंने पोलिंग बूथ तक व्हील चेयर पर या अन्य माध्यमों से जाते हुए देखा, कई बार स्ट्रेचर पे भी जाते हुए देखा है। इस बार ये उनका जो बात है बहुत प्रशंसनीय है कि हर वर्ग को, हर
व्यक्ति को आह्वान भी है, हमारा भी आह्वान है कि उनको अपने इस मतदान का उपयोग जरूर करना चाहिए। देखिए, हम पूरी तरह से तैयार हैं और दिल्ली के अंदर 7 सीटों पर ये गठबंधन चुनाव जीतेगा। दिल्ली के अंदर एक बड़ा बदलाव इस बार होने जा रहा है और उसके लिए आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के मजबूती से चुनाव लड़ेगी। मुझे लगता है कि पर्याप्त समय है। जिस तरह से छठे चरण में दिल्ली का चुनाव है, इलेक्शन घोषित हो गया है, मुझे उम्मीद है कांग्रेस भी जल्दी कैंडिडेट घोषित करेगी और हम मिल करके मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। 7 चरणों में चुनाव की अभी चुनाव आयोग ने घोषणा की है। मैं 7 चरणों में चूंकि पहले भी चुनाव हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक तंत्र है वह बूथ तक इतना मजबूत है कि सारे जो विपक्षी अर्थात इंडी गठबंधन है वह कहीं पर संगठनात्मक दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में नहीं है। सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ा त्योहार के रूप में है और इसकी खुशबू और खूबी ये है कि इसमें देश के लोगों को अपनी भविष्य को देखते हुए, जैसे आज इलेक्शन कमिश्नर साहब ने भी कहा, सीसी साहब ने, कि एक चुनाव एक हमारे देश के भविष्य तय करेगा। तो हम पहले तो वेलकम करते हैं। ये 7 फेसेस में हो रहा है। आज ये दिन है जब ये तय हो गया कि भारत अब तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और विकसित भारत की तरफ बढ़ने जा रहा है। ये आज चुनाव की तारीखों के साथ घोषित हो गया। इंतजार कर रहे थे और हमने जनता भी इंतजार कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में 370 पार बीजेपी जाए और 400 पार एनडीए जाए। अब तक का सबसे ऐतिहासिक विशाल विराट बहुमत मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को। मोदी जी फिर प्रधानमंत्री भारी बहुमत से बनेंगे, रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से। एनडीए चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और जो चुनाव आयोग ने घोषणा किया है हम उसका स्वागत करते हैं। और 4 जून को जब मतगणना होगी तो 400 पार सीटें जीतकर हम लोग एनडीए माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और मैं प्रदेश के सभी लोगों से कहूंगी कि बहुत सोच समझ के चुनाव अपना वोट डालें, क्योंकि यह चुनाव जो है यह उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम करने वाला है। युवाओं को रोजगार मिले या ना मिले ये इसका चुनाव है। महिलाओं को सुरक्षा मिले या ना मिले ये इसका चुनाव है। हमारे किसान भाइयों को एमएसपी मिले या ना मिले ये उसका भी चुनाव है। हरिद्वार लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का जिस तरीके से जोरदार स्वागत हुआ उससे बीजेपी उत्साहित है और इस सीट पर बड़ी जीत का दावा कर रही है। बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उनके सामने मुकाबले में कोई नहीं है और जनता भी प्रधानमंत्री मोदी और उनके कार्यों पर भरोसा करते हैं। बीजेपी प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने सुनी। सिंह रावत जी हरिद्वार से पार्टी के प्रत्याशी। सर, कल अघोषित 200 था लेकिन आपने दिखा दिया कि बीजेपी की तैयारियां पूरी है, क्या कुछ? निश्चित रूप से पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सब एकदम चाक चौबंद हैं, खड़े हैं और किसी भी मोर्चे पर जाने के लिए तैयार हैं। ये कल साफ साफ साबित हुआ है, क्योंकि मैं समझता हूं कि 20 घंटा भी नहीं हुआ जिसमें रात भी बीती और हजारों लोग सड़क पर आ गए। और आप ताज्जुब करेंगे कि 10 पैसा भी अगर प्रत्याशी का खर्च हुआ हो या किसी को, ऐसा कुछ नहीं है। स्वतः स्फूर्त था सब कुछ, क्योंकि व्यवस्था करके इतनी जल्दी इतना बड़ा सैलाब उमड़ पाना बहुत कठिन था। तो जनता सड़कों पर उतरी और वो देखना चाहती कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। वो पूरी अपनी ताकत, पूरा अपना समर्थन देने के लिए सड़कों पर आए। तीर्थनगरी में है, राम मंदिर बन चुका है, क्या कुछ कहेंगे जनता से? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जनता का विश्वास हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कहते हैं वो करते भी हैं। आज लोग बोलते साहब यूसीसी की बात करते हैं, दूसरे तरह की बात करते हैं, तो आज जब साफ साफ लोगों को लग रहा है कि एजेंडे पर काम करने वाली पार्टी है, ये कोई हवा में तैर कर काम करने वाली पार्टी नहीं है। जन विश्वास हमने जीता है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जीता है और उसका परिणाम है कि आज जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आमादा है।
सर आपके सामने अभी तक तो कोई घोषित नहीं हो पाए, उम्मीद किसकी कर रहे हैं सर की दावत दी है? उम्मीद तो कांग्रेस की है, बसपा की है, तो तमाम और दल है, उनकी उम्मीद है। अब देखिए चेहरा कौन होता है। क्या लगता है? नहीं तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कहते हैं कि चेहरा कौन होगा विपक्ष तय नहीं कर पाए, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि चुनावी मुकाबले में बीजेपी अन्य दलों से आगे बड़ी जीत यहाँ पे हासिल करेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। तो इलेक्शन की बिग ब्रेकिंग इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है, जहां सुल्तानपुर से भीम निषाद को टिकट मिला है और गौतम बुद्ध नगर से महेंद्र नागर को टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। इटावा से जितेंद्र दोहरे को उम्मीदवार बनाया गया है। तो कल चौथी लिस्ट आई थी, आज 5वीं। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को एक बार फिर से मौका मिला है। तो समाजवादी पार्टी ने 5वीं लिस्ट जारी की है। सुल्तानपुर से भीम निषाद को टिकट मिला है और गौतम बुद्ध नगर से महेंद्र नागर को टिकट दिया गया। तो आज समाजवादी पार्टी की 5वीं लिस्ट जारी हुई है, जिनमें 6 नाम हैं और आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, गौतम बुद्ध नगर से महेंद्र नागर, इटावा से जितेंद्र दोहरे और जालौन से नारायण दास को मौका मिला है। तो ये वो नाम है जो 6वीं लिस्ट में, 5वीं लिस्ट में, माफ करिएगा, 5वीं लिस्ट में जिनके नाम हैं और आज समाजवादी पार्टी ने इन नामों का ऐलान किया। वैसे में आज जब इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है, तो समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की 5वीं लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में वो 6 नाम हैं जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण नाम डॉक्टर धर्मेंद्र यादव भी। इस खबर पर हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, 5वीं लिस्ट समाजवादी पार्टी ने घोषित कर दिया है, क्या कुछ खास देखते हैं इस लिस्ट में आप? बिल्कुल शिवम, बता दूं कि लोकसभा चुनाव का ऐलान आज चुनाव आयोग ने कर दिया है और इसी के साथ समाजवादी पार्टी ने आज 6 प्रत्याशियों की और सूची जारी कर दी है। कल ही 7 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई थी। आज जो है 5वीं सूची आज भी फिर जारी कर दी गई है। अभी तक यह देखा जा रहा था कि वेट एंड वॉच की स्थिति में सपा प्रमुख अखिलेश यादव चल रहे थे, क्योंकि बीजेपी के बाद जो है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की सबसे बड़ी लिस्ट जो है आ चुकी है। अब तक करीब 47 प्रत्याशी चुनाव मैदान में भी उतर चुके हैं और अब इसी को देखते हुए बसपा भी आगे सूची जारी कर सकती है। फिलहाल जो है आज की सूची जो है मुख्य रूप से आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के परिवार के धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ेंगे और धर्मेंद्र यादव निरहुआ को यहां से टक्कर देंगे। और बता दूं कि निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को यहां से हराया भी था, लेकिन समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहीं न कहीं जो है आजमगढ़ किले को मजबूत किया है। यहां से 2 MLC दिए हैं। हालांकि रामाश्रय विश्वकर्मा जो है यहाँ से MLC नहीं बने, उनके समर्थकों में नाराजगी है। अगर वहीं बात करें सुल्तानपुर सीट की तो भीम निषाद को यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया गया है। यह सीट सांसद मेनका गांधी की सीट मानी जाती है और यहाँ से बीजेपी लगातार जीतती भी चली आ रही है। लेकिन भीम निषाद की बात करें तो भीम निषाद जो है कोई चर्चित चेहरा नहीं माने जाते हैं। पीडीए, ऐसा कहा जा रहा है कि पीडीए का फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए भीम निषाद को सपा प्रमुख ने सुल्तानपुर से प्रत्याशी बनाया है और यह भी कहा जा रहा है कि भीम निषाद आजमगढ़ के रहने वाले हैं। गृह जनपद उनका आजमगढ़ है और राजधानी लखनऊ में रियल एस्टेट के कारोबार से भी जुड़े हैं। तो यह कहा जा सकता है, आम लोगों का यह भी कहना है कि भीम निषाद का सुल्तानपुर से कोई सरोकार नहीं था, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यहां से उतार दिया है। लोग अब डमी कैंडिडेट भी इनको कह रहे हैं। और वहीं 4 अन्य सीटें हैं जो जिस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रत्याशी उतारे हैं, उसको लेकर भी अब चर्चा तेज हो रही है। जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव मैदान में प्रत्याशी उतार रहे हैं, उससे कहीं न कहीं उनके
कार्यकर्ता भी नाराज नजर आ रहे हैं। अगर बात करें नगीना सीट पर, तो नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ना चाहते थे और गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन यहाँ से चंद्रशेखर आजाद को सीट नहीं दी गई। कुछ इसी तरह का हाल मेरठ का भी है। मेरठ में मेरा ये सवाल आपसे है कि ये जो 6 नाम हैं और कल जिन 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ, ये कल जो लिस्ट आई और आज जो लिस्ट आई, इसमें जितने भी उम्मीदवार हैं, कौन कौन से उम्मीदवार समाजवादी पार्टी रिपीट कर रही है और कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो नए चेहरे बनकर इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, बता दूं कि जो लिस्ट जारी हुई है कल और आज मिलाकर 13 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। अगर यहाँ बात करें पुराने चेहरों की, तो पुराने चेहरों में धर्मेंद्र यादव हैं जो निरहुआ को टक्कर देंगे, और साथ ही साथ जो है अगर बात करें डॉक्टर महेंद्र नागर की, जो गौतम बुद्ध नगर से जो है चुनाव लड़ रहे हैं, तो इनके बारे में कहा जा रहा है कि यह सक्रिय कार्यकर्ता रह चुके हैं। हालांकि इनका भी जनता से ज़्यादा सरोकार नहीं रहा है। वहीं बात करें मनोज कुमार राजवंशी की, तो यह जो है मिश्रिक लोकसभा सीट है इनकी, और यह हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। और इटावा से जितेंद्र दोहरे को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर जो है बीजेपी प्रत्याशी से कड़ी टक्कर भी हो सकती है, भी जो है नए प्रत्याशी के रूप में देखे जा रहे हैं। अगर बात करें नारायण दास अहिरवार की जालौन सीट से, तो इन्हें भी इस बार मौका जो है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने दे दिया है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि पूरी तरह से मंथन के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने 6 अन्य प्रत्याशियों को यहां से उतार दिया है और सबको चौंका भी दिया है, क्योंकि अखिलेश यादव यमवाई जो समीकरण है उसको साधते हुए अब ब्राह्मणों पर भी अपना दांव लगाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, और साफ मैसेज देना चाहते हैं कि जो नारा दिया गया है पीडीए का, तो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक में अगड़ों को भी आसिफ अगर हम ये कहें कि आज इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और कल समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों की एक लिस्ट घोषित करती है और आज भी एक लिस्ट समाजवादी पार्टी घोषित करती है, अब ऐसे में चुनाव 1 से 1.5 महीना रह गया है, क्या हमें जल्द ही एक लिस्ट और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की देखने को मिल सकती है, खास करके जब समय 1-1.5 महीना बचा हो और प्रत्याशियों का नामों का ऐलान ना हुआ हो? तो अब तो चुनाव के मैदान में भी जाना है, अभी तो रणबेरी भी बजानी है। जी बिल्कुल शिवम, बता दूं कि जिस तरह से लिस्ट जारी की जा रही है और 5वीं लिस्ट भी आ गई है और 21 सीटों पर अभी सपा को 21 सीटों पर प्रत्याशी भी घोषित करने हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी यहां पर बड़े ही फूक कर कदम रख रही है और यह तय कर रही कि जहां से उनके प्रत्याशी जीते, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के लिए बीजेपी है, वहीं दूसरी तरफ जो है बसपा सुप्रीमो का दांव भी कहीं न कहीं अखिलेश यादव को देखना है। और जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती लगातार जो है मुस्लिम सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतार रहे हैं, तो ऐसे में कहीं न कहीं नुकसान भी हो सकता है लोकसभा चुनाव में सपा को, तो यह भी वॉच कर रहे हैं अखिलेश यादव। और लेकिन जिस तरह से अब चुनाव के लिए जो है कुछ ही जो है दिन बचे हुए हैं, तैयारी करनी है प्रत्याशियों को, क्षेत्र में जाकर जनता से संवाद भी स्थापित करना है, तो ऐसे में अब जो है यह माना जा रहा है कि इसी हफ्ते ही सारी सीटों पर जो है सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी प्रत्याशी उतार देंगे और साथ ही साथ बसपा प्रमुख मायावती 7 सीटों पर जो है अपने प्रत्याशी उतार चुकी हैं, जिसमें 2 ब्राह्मण हैं और 5 जो है मुस्लिम कैंडिडेट हैं। वहीं बीजेपी ने अभी तक किसी मुस्लिम यानी अल्पसंख्यक को प्रत्याशी नहीं बनाया है। तो जिस तरह से आज चुनाव की तिथि घोषित की गई है, अब यह कहा जा सकता है कि जो भी दल हैं, चाहे बसपा हो, सपा हो या बीजेपी हो, वह अपने सभी प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार देगी। और बता दूं सीएम की लगातार प्रत्याशियों का दबाव भी चल रहा है, जो संभावित प्रत्याशी हैं लगातार जनता के बीच न पहुंचकर वह जो है पार्टी कार्यालय
का चक्कर लगा रहे हैं, टिकट पाने के लिए जुगाड़ लगा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो अब समय भी कम बचा है तो यह माना जा रहा है और सूत्रों का भी दावा है कि कल के बाद यानी सोमवार को एक और लिस्ट समाजवादी पार्टी किया जाएगी और इसी बीच बसपा भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। जी शिवम जी आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।